हेलो टू ऑल। आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वाटर पोटेंशियल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जल विभव। जल विभव को हम डिनोट करते हैं साई डब्ल्यू से, जो कि एक क्या है, ग्रीक शब्द है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जल विभव, जिसको डिनोट किया जाता है साई डब्ल्यू से, जो कि एक क्या है, ग्रीक शब्द है। ठीक है, जल विभव की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? तो जल विभव की अवधारणा दो वैज्ञानिक थे, आर.के. सेलेटियर और एस.ए. टायलर। इन्होंने 1960 में 1960 में जल विभव की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ठीक है, अब जल विभव की अवधारणा को या जल विभव को हम सबसे आसान तरीके से किसके माध्यम से समझ सकते हैं? फ्री एनर्जी या मुक्त ऊर्जा के कंसेप्ट के आधार पर समझ सकते हैं। फ्री एनर्जी के आधार पर तो जल की जो प्राषणीय गति को हम फ्री एनर्जी या मुक्त ऊर्जा के आधार पर आसानी से हम उसको समझ सकते हैं और आसानी से उसको समझाया जा सकता है। तो मुक्त ऊर्जा या फ्री एनर्जी होती क्या है? तो थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी के नियमानुसार किसी एक तंत्र के प्रत्येक घटक में फ्री एनर्जी पाई जाती है या फ्री एनर्जी मुक्त ऊर्जा होती है, जो उस घटक को काम करने की क्षमता प्रदान करती है या उस फ्री एनर्जी की वजह से ही किसी भी तंत्र के घटक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब जो शुद्ध जल है या विलायक है, उसकी मुक्त ऊर्जा कितनी होती है? अधिकतम होती है। और कितनी अधिकतम होती है? उसको निरपेक्ष मान की गणना असंभव है। इस वजह से उस अधिकतम वैल्यू को हम क्या मानते हैं? शून्य या जीरो मानते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे शुद्ध जल में या विलायक में जैसे जैसे हम विलय मिलाते हैं, वैसे वैसे विलायक की जो फ्री एनर्जी है वो क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। विलायक की फ्री एनर्जी कम होती चली जाती है। कब? जब हम उसमें विलय मिलाते हैं। तो विलयन की जो फ्री एनर्जी है, मुक्त ऊर्जा है, वो विलायक से क्या होती है? कम होती है। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि शुद्ध जल या विलायक की जो फ्री एनर्जी है वो मैक्सिमम है, कितनी? जीरो। इस वजह से विलयन की जो मुक्त ऊर्जा है वो क्या होगी? कम होगी। किससे कम होगी? शून्य से कम होगी। तो शुद्ध जल का जल विभव कितना हुआ? शून्य, या जिसको हम अधिकतम या मैक्सिमम बोल रहे हैं। जबकि विलयन का जल विभव नेगेटिव, ऋणात्मक होगा और शून्य से कम होगा। प्राशन क्रिया में जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के बाहर या अंदर आने के लिए उनको किसकी आवश्यकता होती है? मुक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्राशन क्रिया में जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए अंदर व बाहर गति करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हमें उन्हें मुक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो हम जानते हैं कि शुद्ध जल का जो जल विभव है वो कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। और शुद्ध जल की जो मुक्त ऊर्जा है, फ्री एनर्जी, वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। लेकिन जब इस शुद्ध जल में या विलायक में जब हम विलय मिलाते हैं या कोई पदार्थ डालते हैं, तो विलायक की जो फ्री एनर्जी है, मुक्त ऊर्जा है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अब इन्हीं बातों से हम डेफिनेशन निकालेंगे किसकी? जल विभव की। तो देखो, शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा जो कि क्या है? मैक्सिमम है। और विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के बीच में जो अंतर होता है, शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा और विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के बीच में जो अंतर होता है, उस अंतर को ही हम क्या बोलते हैं? जल विभव या साई डब्ल्यू बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आ गई किसकी? जल विभव की। दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, विलयन में विलायक या जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा अपने शुद्ध विलायक या जल की मुक्त ऊर्जा से जितनी कम होती है, उसे ही उस तंत्र या विलयन की हम क्या बोल देते हैं? विलयन का जल विभव बोल देते हैं। दोबारा देखिए, विलयन में विलायक या जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा अपने शुद्ध विलायक या जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा से जितनी कम होती है, उसे ही उस तंत्र या विलयन की हम क्या बोल देते हैं? मुक्त ऊर्जा बोल देते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं हम कि सपोज करो हमने 2 बीकर ले रखे हैं।
ठीक है, एक बीकर में हमने शुद्ध रूप से क्या भर दिया, जल भर दिया, और दूसरे बीकर में हमने जल के साथ ही हमने मान लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड NaCl डाल दिया। अब यहां जो मुक्त ऊर्जा है जल के अणुओं की वो क्या है, अधिकतम है। मुक्त ऊर्जा क्या है, अधिकतम है। जबकि जब हम इसमें विलय मिलाते हैं, विलय क्या मिला रहे हैं, NaCl, तो यहां उपस्थित विलयन में उपस्थित विलायक, विलायक कौन है, जल, विलयन में उपस्थित विलायक की जो मुक्त ऊर्जा है वो क्या हो गई, कम हो गई, वो क्या हो गई, कम हो गई। तो विलयन में उपस्थित विलायक की मुक्त ऊर्जा अपने शुद्ध जल या विलायक के अणुओं की मुक्त ऊर्जा से जितनी कम है, ऊर्जा से जितनी कम है, उसे ही उस तंत्र या विलयन की हम क्या बोलेंगे, विलयन का जल विभव बोलेंगे, विलयन का जल विभव बोलेंगे। आई बात समझ में, दोबारा से देखो, किसी विलयन में विलायक या जल की मुक्त ऊर्जा, विलायक या जल की मुक्त ऊर्जा अपने शुद्ध विलायक या जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा से जितनी कम है, उसे ही उस तंत्र का या विलयन का जल विभव कहते हैं। ठीक है, अब जल विभव का मात्रक या जल विभव की इकाई क्या होगी, तो देखिए, जल विभव को या जल विभव की इकाई जो है वो बार होती है, बार, या इसको हम वायुमंडलीय दाब जिसको हम ATM बोलते हैं, से भी मापा जा सकता है। इसके अलावा जल विभव को हम पास्कल में भी माप सकते हैं, पास्कल में भी मेजरमेंट इसका हम कर सकते हैं। ठीक है, अब वर्तमान में मुक्त ऊर्जा और ऊष्मागतिकी की जो आधुनिक अवधारणा है, मुक्त ऊर्जा और ऊष्मागतिकी की जो आधुनिक अवधारणा है, उसके आधार पर हम जो डीपीडी है, जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है, डीपीडी विषण दाब न्यूनता, तो डीपीडी को ही हम क्या कहते हैं, जल विभव कहते हैं। डीपीडी को ही हम क्या कहते हैं, जल विभव कहते हैं, जिसका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जिसका मान ऋणात्मक होता है। तो डीपीडी इज इक्वल टू माइनस या नेगेटिव साई डब्ल्यू। ठीक है, इसके अलावा इसके अतिरिक्त ओपी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसको हम विलय विभव या प्रासरणीय विभव बोलते हैं, विलय विभव या प्रासरणीय विभव बोलते हैं, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं साई एस से। किससे प्रदर्शित करते हैं, साई एस से, जिसका मान भी क्या लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। इसके अलावा जो हमने टीपी पढ़ा था, स्फीति दाब जो पढ़ा था, उसको हम आधुनिक अवधारणा के अनुसार क्या बोलते हैं, दाब विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दाब विभव, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, साई पी से, जिसका मान क्या होता है, धनात्मक होता है, जिसका मान धनात्मक होता है। अब हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि डीपीडी इज इक्वल टू क्या होता है, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ओपी माइनस टीपी। लेकिन आधुनिक अवधारणा के अनुसार जो वैल्यू आई हमारे पास, विलय विभव, दाब विभव और जल विभव जो आया, उनको इसमें रखते हैं इस फार्मूले। तो डीपीडी को हम क्या बोल रहे हैं, जल विभव, जिसका मान क्या है, ऋणात्मक, तो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू ओपी को हम क्या बोल रहे हैं, ओपी को हम विलय विभव या प्रासरणीय विभव बोल रहे हैं, जिसका मान भी क्या ले रहे हैं हम, ऋणात्मक, तो साई एस माइनस टीपी को हम क्या बोल रहे हैं, दाब विभव, जिसका मान हम क्या ले रहे हैं, धनात्मक, तो पॉजिटिव साई पी। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। तो क्या बात निकल के सामने आई कि जो जल विभव है वो बराबर है किसके, विलय विभव और दाब विभव के बराबर है। कौन, जल विभव। ठीक है, अब जल विभव की जो अवधारणा हमने पढ़ी है, उस जल विभव की अवधारणा को हम एक प्रश्न के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारे पास एक पूर्ण रूप से स्फीत कोशिका है, पूर्ण रूप से स्फीत या फूली हुई कोशिका है, पूर्ण स्फीत कोशिका है, जिसका हमें ज्ञात करना है जल विभव, जिसका हमें
जल विभव ज्ञात करना है, जबकि हमें दिया हुआ है प्रासरणिक विभव या विलय विभव दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि जो स्फीत होती है, पूर्ण स्फीत जब कोशिका होती है, पूर्ण स्फीत जब कोशिका होती है या पूरी फूली हुई जब कोशिका होती है, तो उसका टीपी कितना होता है? उसका टीपी मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम कितना मैक्सिमम होता है? ओपी के बराबर। हमने पढ़ा है ओपी इज इक्वल टू टीपी। कब होता है? जब कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत हो, जब कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत हो। तो यहाँ पे साई पी का मान पी कितना होगा? 10 बार होगा। साई पी का मान भी कितना होगा? 10 बार होगा। फॉर्मूला हमने आज पढ़ा था, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। इसमें वैल्यू रखते हैं हम -10 प्लस 10, ठीक है, दोनों क्रॉस हो जाएगा। तो साई डब्ल्यू का मान कितना आया? 0 आया। तो पूर्ण स्फीत कोशिका का जो जल विभव है वो कितना होता है? 0 होता है। पूर्ण स्फीत कोशिका का जल विभव कितना होता है? 0 होता है। और 0 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है, जल विभव की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं पूर्ण रूप से सलत कोशिका के बारे में। एक कोशिका पूर्ण रूप से क्या है? सलत है, ठीक है। और उसका हमें ज्ञात करना है साई डब्ल्यू या जल विभव ज्ञात करना है। और हमें दिया हुआ है इसका रासायनिक विभव 10 बार, ठीक है। अब जब कोशिका पूर्ण रूप से सलत है तो टीपी का मान क्या होता है? टीपी का मान 0 होता है। तो यहाँ पे टीपी को हम क्या मान रहे हैं? टीपी को मान रहे हैं हम दाब विभव। तो दाब विभव की वैल्यू भी यहाँ क्या होगी? 0। फॉर्मूले में रखो ये वैल्यू आप, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। साई एस कितना है? -10 प्लस 0। तो साई डब्ल्यू का मान कितना आया? -10 बार, -10 बार आया। तो यहां भी क्या हुआ? साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस कि पूर्ण सलत कोशिका का जल विभव उसके विलय विभव या प्रासरणिक विभव के बराबर होता है। उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पढ़ा था डीपीडी इज इक्वल टू ओपी। कब? जब कोशिका पूर्ण रूप से सलत होती है, पूर्ण रूप से पिचकी हुई होती है। आगे बात समझ में? जल विभव के अलावा आपके इस लेसन में 2 टेक्निकल वर्ड हो रहे हैं, उनकी डेफिनेशन भी दे रखी है, तो उनके बारे में भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है मैट्रिक्स विभव। मैट्रिक्स विभव किसे बोलोगे? तो मैट्रिक्स विभव को समझने से पहले हम समझेंगे मैट्रिक्स क्या होता है। तो जल अवशोषण करने वाली कोशिका की जो सतह होती है, जल अवशोषण करने वाली कोशिका की सतह होती है, उस सतह को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स या आधात्री बोलते हैं। मैट्रिक्स या आधात्री बोलते हैं। और इस मैट्रिक्स के द्वारा उत्पन्न विभव को, इस मैट्रिक्स के द्वारा उत्पन्न विभव को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स विभव। अब पादप तंत्र में इस मैट्रिक्स विभव, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? साई एम से। मैट्रिक्स विभव का मान क्या होता है? अत्यंत कम होता है, इस वजह से इसकी गणना नहीं की जाती है। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स विभव। अगला आपका एक वर्ड आता है विषण दाब प्रवणता। विषण दाब प्रवणता ये क्या होता है? समझिए आप इसे। जब किसी कोशिका के डीपीडी का मान, किसी कोशिका की डीपीडी का मान अन्य दूसरी कोशिका से अधिक होता है, एक कोशिका का डीपीडी अन्य दूसरी कोशिका से अधिक होता है, तो ये पहले वाली कोशिका दूसरे वाली कोशिका से तब तक जल लेती है जब तक कि दोनों कोशिका का डीपीडी बराबर ना हो जाए। तो इन दोनों कोशिकाओं में जो डीपीडी का अंतर है, इन दोनों कोशिकाओं में जो डीपीडी का अंतर है, उस अंतर की वजह से एक प्रवणता विभव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? प्रवणता विभव उत्पन्न होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? विषण दाब प्रवणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषण दाब प्रवणता बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये लेसन आज होता है कंप्लीट। तो हम पढ़ रहे थे पादप जल संबंध, जो कि हमारा बोटनी पोर्शन का लेसन था, और ये हमारे बायोलॉजी का 5वें नंबर का लेसन था, चैप्टर नंबर 5 था।
और ये पहला चैप्टर था किसका, पादप कार्यकी का। पादप कार्यकी का पहला चैप्टर था जो कि आज हमारा कंप्लीट होता है। अब इस लेसन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 5-7 क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में व्हाट्सअप कर दूंगा। उन 5-7 क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में करोगे और उस कॉपी को आप फोटो क्लिक करके उसकी आप व्हाट्सएप पे मेरे पास भेज देना। तो उसको एक बार जांच करने के बाद और आप कितना पढ़ पाए, कितना समझ पाए, वो एक तरीके से आपका डाटा मेरे पास आ जाएगा। तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।